हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो वैसे तो अगर आप देखें तो सारे के सारे हमारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, बट फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए हम लेकर आए हैं वन शॉर्ट रिवीजन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। हर एक चैप्टर का एक वीडियो के अंदर ही पूरा का पूरा कवर अप। आज हम स्टार्ट करेंगे एसएसटी से, क्योंकि तुम जानते हो नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है काफ़ी लेंदी चैप्टर और करीबन इसके 12-13 वीडियोस हमने इंडिविजुअली बनाए हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर। लेकिन क्योंकि बोर्ड का टाइम है, इतना टाइम तुम्हारे पास भी नहीं होगा कि सारे के सारे लेक्चर्स को तुम देखोगे। हाँ, अब एक रिवीजन का जरूर टाइम होना चाहिए, तो एक तरीके से ये वन शॉट रिवीजन पूरे तरीके से आपके कोर्स को कंप्लीट कर देंगे बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर इन सारी चीज़ों को हम कवर अप कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें सबसे पहले हमने बात की थी नेशन क्या होता है। तो तुम सभी जानते हो कि नेशन एक इस तरह का ज्योग्राफिकल बॉर्डर लाइन होता है जहां पे रहने वाले लोग एक साथ कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री और कॉमन जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं उसको एंजॉय करते हैं। मतलब एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होनी चाहिए जिसमें रहने वाले लोगों का हिस्ट्री बैकग्राउंड होना चाहिए, कॉमन आपका कल्चर कॉमन होना चाहिए और इकोनॉमिक सिस्टम वो कॉमन ही यूज करने चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब जो भी करेंसी वो यूज कर रहे हैं वो उन सबके लिए एक जैसी हो। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर अलग करेंसी, पंजाब के अंदर अलग करेंसी, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारी कंट्री के अंदर, मतलब इंडिया का जो कंट्री है, इसके अंदर कुछ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अचानक से ग्रो हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम फ्री नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। सो दैट यहां पर एक फीलिंग रेज हुई जो कि प्राइड और लव की फीलिंग थी और वननेस की फीलिंग थी। इसी फीलिंग को हमने नेशनलिज्म कहा। जब नेशन के लिए कोई फीलिंग आ जाती है प्राइड रिलेटेड, और अगर आप उससे लव करते हैं तो ऐसे में उसी फीलिंग का हमने नाम दे दिया नेशनलिज्म, क्योंकि ये नेशन से रिलेटेड थी। अब नेशनलिज्म की फीलिंग आने के बाद में हमारे टाइम पर, मतलब हमारे 1947 के अंदर जब नेशनलिस्ट फीलिंग आई, तो वो तो हमारा एक लास्ट रिजल्ट था, है ना, कंक्लूजन था, आप ये कह सकते हो। लेकिन उसका बिगिनिंग कहाँ हुआ? तो बिगिनिंग का मतलब एक्चुअल में हम देखेंगे तो नेशनलिस्ट जो आइडियाज थे, सेंटिमेंट्स थे, ये शुरुआत इसकी हुई थी यूरोप से। उसके बारे में हम नेशनलिज्म इन यूरोप वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ लिया है, जर्मनी, फ्रांस, है ना, उसमें हमने देखा है। क्लास 9th के अंदर पूरा पढ़ के आए हो आप। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट देखो, जहां पर लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या है, क्या कैसे वो डिफाइन कर सकते हैं अपनी बिलोंगिंगनेस को, उनकी आइडेंटिटी वो कैसे परस्यू करते हैं, मतलब वो अपने आप को कैसे देखते हैं। क्या वो जाति के आधार पर अपने आप को अलग अलग देखते हैं, या फिर वो जिस लैंग्वेज को बोलते हैं उसके हिसाब से वो कंसिडर करते हैं अपने आप को अलग अलग। बट फिर भी हाँ, नेशन स्टेट एक ऐसा प्लेस होगा, एक ऐसा आप ज्योग्राफिकल टेरिटरी कहेंगे जहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कहां से आए हैं। बिल्कुल नेशनलिज्म के जैसा ही है, बट थोड़ा सा आज की सिनेरियो में अलग है, क्योंकि इसमें और कई चीजें ऐड हो जाती है। जो नेशनलिज्म के अंदर केवल एक फीलिंग है, इसके अंदर कई सारे और कॉमन बिलोंगिंगनेस को भी इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब देखो, कई सारे सिंबल्स होते हैं इसमें, कई सारे सेंटिमेंट्स होते हैं, उन सब जैसे सॉन्ग्स वगैरह, उन सब चीजों को भी इसमें ऐड किया जाता है नेशन के अंदर। अब यहां पर बात होती है कि ये जो एक कंसेंसस है, ये एक कंसेंसस का मतलब ये कॉमन बिलोंगिंगनेस का जो थॉट है वो कैसे इमर्ज हुआ भारत के अंदर। तो ऑलरेडी उसके पीछे की बहुत सारी स्टोरीज हैं। अगर मैं 1 बाय 1 बात करूं तो इनिशियल ईयर्स में जब यहां पर ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, तो यहां पर बहुत सारे कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुए अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनिज्म। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहां पर इतना अत्याचार किया कि लोग चाह रहे थे अब वो उनसे फ्री हो जाएं। सो पीपल स्टार्टेड सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स, ओके। तो लोगों ने मिलकर के, इन कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटीज ने मिलकर के कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनीज के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट किया। अल्टीमेटली यहां पर 2 कैरेक्टर आपको दिख रहे होंगे, हिंदू एंड मुस्लिम। हालांकि क्योंकि यहां 2 कैरेक्टर मैंने इसलिए लिए हैं बिकॉज पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था, बट जब ये मूवमेंट हो रहे थे अगेंस्ट, तो ये दोनों कॉमन थे। मतलब सर मोहम्मद जिन्ना और यहां पर गांधी जी जो हैं वो दोनों साथ मिलकर के इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे रहे थे। अब हुआ क्या? क्योंकि हम ब्रिटिशर से बहुत ज्यादा परेशान थे, वो हमें हर तरीके से टॉर्चर करते थे। दिस वॉज द रीजन दैट वी वॉन्टेड टू बी फ्री। यहाँ पे अलग अलग क्लास, अलग अलग जो लोग हैं, ग्रुप्स हैं, उन लोगों ने कॉलोनिज्म पर, मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं उस पर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट गिराया था, और मतलब उनको असल में उनकी क्या पोजीशंस हैं वो दिखा दी थी। बट हम कलेक्टेड नहीं थे, हम एक साथ नहीं थे, कहीं ना कहीं हमारे बीच में लैग पॉइंट्स थे, जिसके कारण से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था इतना जल्दी। बहुत लंबा स्ट्रगल हमें करना पड़ा।
महात्मा गांधी ने इन सभी को अलग अलग, जितने भी ये लोग थे ना, उन सभी को, जो हम इंडिया में रह रहे थे, उन सभी को कलेक्ट करने की कोशिश की थी महात्मा गांधी जी ने। एंड फॉर दैट ही एक्चुअली ही पार्टिसिपेटेड इन सो मेनी मूवमेंट्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बट अगर उसके पहले के हम फैक्टर्स के बारे में बात करें कि ये नेशनल सेंटिमेंट्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो हम जा रहे हैं, बट ये और क्या रीजंस रहे होंगे जिसके कारण से यहां पर ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे नेशनलिज्म लेकर आने में भारत के अंदर। अब देखो, अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है? हालांकि अगर मैं छोटे मतलब इंडिविजुअल एग्जाम्स की बात करता हूं, आपके पीरियडिक एग्जाम्स की बात करता हूं, तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, वो डायरेक्टली बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं। बट देखो, बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। आरबीएसई के बोर्ड अभी होने वाले हैं, दूसरे स्टेट्स में भी बहुत सारे बोर्ड्स होने वाले हैं। ये वाला चैप्टर उनके लिए बहुत प्रायर है, ठीक है, सीबीएसई में भी है और आरबीएसई और दूसरे जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए भी है। अब बात समझना, यहां पर क्या बोला इसने कि ये आइडियाज बताओ। तो अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है और वेरी लॉन्ग में भी आ सकता है, एक्स्ट्रा लॉन्ग जिसको कहते हैं अपन। तो क्या रीजन है? बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर रिवोल्ट हुआ था 1857 का, जिसने लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का फीलिंग ला दिया था। दूसरा क्या, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि यहां से पैसा बाहर निकाल के लेके जाए, ये चीज तुम जानते हो। नेक्स्ट था, हमारे यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन दे दी थी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा था, सो दैट यहाँ पे जो मैसेजेस होते थे ना एक दूसरे के साथ कि वो उसको ऑप्रेस कर रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस फैलने लग गए थे वेस्टर्न एजुकेशन के कारण। जो हमारे यहाँ का कल्चर था वो र्यून करने लग गए थे। दिस इज द रीजन कि यहाँ पर नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स ग्रो हुए। साथ ही साथ उस टाइम पर जो प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस था, न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, वो रिलीज किए जा रहे थे, जिससे कि लोगों के अंदर ये सेंस क्रिएट हो गया था कि लोग हमारे साथ, ये ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हम किसको अपोज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, वो भी हमारे सामने आई, जिसके जो भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कारण रहा हमारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को ग्रो करने में या ग्रो देने में। एक अलग ही ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड था टुवर्ड्स द इंडियंस, वो बहुत ह्यूमिलेट करते थे। साथ ही साथ जो भी उनकी एक्टिविटीज होती थी, जैसे भी वो अपनी जो राइट्स थे, जो उनकी नीड्स थे, उसको फुलफिल करवाना चाहते थे भारतीयों से, उसके लिए भी काफी ज्यादा उनका बिहेवियर जो था वो रूड था। और उसके बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर लिया गया, तो हम बिल्कुल क्लियर हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक? 14 से 18 के बीच में, 1914 टू 1918 के बीच में जब ऐसा हुआ, तो वी केम टू नो कि ये तो सिर्फ हमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस का डेवलपमेंट हुआ इन्हीं नेशनलिस्ट मूवमेंट से। हम जानते हैं कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे सामने आई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन जो इंटेंशन था बनने का, वो यही था कि लोगों को एटलीस्ट हम फ्री करवा सकें, लोगों को इन सब चीज़ों से हम बाहर कर सकें। 1885 में उनका एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों ने पार्टिसिपेशन करके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, एंड तब से लेकर कांग्रेस काम कर रही है। अब काम कर रही है नहीं कर रही है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, किस तरह से इमेजिनेशन को कैप्चर किया, अलग अलग लोगों के थॉट्स को कैसे। तो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थे अलग अलग एरियाज में पहुंचे, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के साथ में आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो लोगों को अपना बहुत सारा आप ये बोल सकते हैं ह्यूमन वेल्थ है, जो एक्चुअल वेल्थ है, जो पैसा है, वो खोना पड़ा। इंडिया क्योंकि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो अल्टीमेटली इन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करवाना पड़ा। मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ये हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से सारा, मतलब जो भी चीज़ हम ये लोग चाह रहे थे, ब्रिटिशर्स जो भी इनकी वॉर में काम में आ रही थी, वो सारा का सारा प्रोड्यूस इंडिया से करवाते थे। तो दिस वॉज द रीज़न कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पटक रहा था। रूरल एरियाज़ में भी लोग जो थे वो एक तरीके से एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, ज़बरदस्ती उनको इन्वॉल्व कर लेते थे। हाँ, एक और चीज़ हुई थी, क्रॉप फेलियर भी हुआ भारत के अंदर, उसके बावजूद जो ब्रिटिशर्स थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए जिसके कारण से हम ये बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि इनको हमें अब केवल यूज़ करना है, और कॉमन पीपल ये समझ चुका था कि ब्रिटिशर्स जब तक नहीं जाएंगे तब तक उनकी पोजीशन सही नहीं हो सकती, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे सामने आई 1985 के अंदर। और जब ऐसा कुछ हुआ तो देखो यहाँ पे अलग अलग सेशंस हुए थे। आपको अल्टीमेटली ये याद रखना है कि दिसंबर 1858 के अंदर पुणे की कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनलिस्ट लीडर ने मिलकर के क्या किया, एसोसिएट किया, और आगे चल करके इसका नाम बदल के, पहले इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन से अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। इंडियन नेशनल यूनियन बनाया था जो इंग्लिशमैन थे, कौन थे, ऑक्टेवियन हमे,
तो जो ऑक्टेवियन हमे हैं उन्होंने एक सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिशर्स ही थे, तो ब्रिटिशर्स के अंदर से एक मतलब आप बोल सकते हो सिविल इंजीनियर थे, सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने इंडिया के अंदर हो रही इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ग्रुप बना दिया, लेकिन इसमें इंडियन नेशनलिस्ट नहीं थे। सो जब उनको ऐड किया गया ना, तो इंडियन नेशनलिस्ट के ऐड होने के बाद में इसका नाम भी बदल दिया गया, इंडियन नेशनल यूनियन से बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। पहला सेशन पूछा जाता है, कैलकाटा सेशन हुआ था, उसके अंदर लीडरशिप किसने की थी, मतलब आप बोल सकते हो हेडेड कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कैलकाटा सेशन के अंदर दादाभाई नौरोजी। उसके बाद मद्रास सेशन के अंदर ये पहले वो थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। और इसके बाद इलाहाबाद सेशन हुआ था 88 के अंदर, जिसका नाम था जॉर्ज यॉले, इन्होंने प्रेसिडेंटशिप रखी थी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन भी बता दिए मैंने यहाँ पे, इनसे आप ये चीज तो समझ पाओगे। देखो इन सब चीज से ये तो आपको पता लग जाएगा कि ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली हम पे हमारे साथ में मिसबिहेव किया ही किया है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये दो क्वेश्चन जो हैं, फर्स्ट मुस्लिम और फर्स्ट इंग्लिश, ठीक है, ये याद रखना है दोनों टाइम। और ये वाला आपसे कई बार मैप में पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। और इसके अंदर हमने 3 फेजेस में हम पूरे के पूरे नेशनलिस्ट स्ट्रगल को पढ़ सकते हैं। मॉडरेट फेज है, एक्सट्रीमिस्ट फेज है और गांधीयन फेज है। मतलब जब नेशनल कांग्रेस बनी 1885 से लेकर, तो इसका मेन इंटेंशन था कि किसी भी तरीके से जो प्रॉब्लम्स आ रही है इंडियंस के सामने उसको ये खत्म कर सकें, बट इसका सॉल्यूशन निकला नहीं। ठीक है, इसके बाद में कौन आए, एक्सट्रीमिस्ट आए, जो उन्होंने दम के मतलब अपने पावर के बल पर, अपनी पावर दिखा करके अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, बट वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद गांधी जी आए 1919 से बिल्कुल फ्रंट में, और यहां से स्टार्ट होता है एक्चुअल में हमारे इस चैप्टर का सेंस। अब आगे देखो, इसी चीज को स्टार्ट करते हैं अपन और महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। महात्मा गांधी के पहले हम मतलब उनके आइडियाज क्या रहे, और वो भारत में आने से पहले उनका क्या रोल रहा, उस चीज को समझते हैं। इन्होंने आइडिया ऑफ सत्याग्रह कैसे निकाला। देखो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए, देखो साउथ अफ्रीका जाने से पहले वो इंग्लैंड में थे 1891 तक। इसके बाद में फिर वो जोहान्सबर्ग गए, वहां पर उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करी 1901 में। पहले समझें 1891 में इंग्लैंड में थे, उसके बाद जोहान्सबर्ग गए वो साउथ अफ्रीका के अंदर, और वहां जाने के बाद इंडियन कम्युनिटी के वो लीडर बन गए। वहां पे ट्रांसवेल लेजिस्लेचर के अंदर एक बिल पास हुआ, मतलब वहां का जो पार्लियामेंट था उसमें एक बिल पास हुआ कि जितने भी लोग हैं उन सभी, मतलब जो बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं, उन सभी लोगों को राशन कार्ड मिलेगा और उसको अपने गले में लटका के घूमना पड़ेगा। गांधी जी को ये चीज लगी कि हमारे साथ में डिफरेंस किया जा रहा है, तो उन्होंने वहां पर सत्याग्रह के लिए पैसिव रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया। इसके अंदर क्या हुआ, और आगे चलकर उन्होंने एक टॉल्स्टॉय फार्म बनाया। टॉल्स्टॉय कौन थे, एक मतलब एक पर्सन है जो कि मतलब इस तरह की आइडियोलॉजी रखने वाले थे, और गांधी जी काफी उनसे इंस्पायर थे। तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने एक फार्म खोला, मतलब एक तरीके का आश्रम खोला, जहां पर वो मूवमेंट में क्या क्या करना है इस चीज को वो इनिशिएट करते थे, और ये काफी सक्सेसफुल मूवमेंट रहा इन सभी के अंदर। ठीक है, जब यहां पर गांधी जी यहां पर ऐसा कुछ हुआ, बहुत फेमस हो गए, तो गांधी जी को पता चला कि भारत में भी ऐसा कुछ हो रहा है। वहां पर गवर्नमेंट ने, यहां पर अगर तुम देखोगे तो 1910 के अंदर, 1910 में ये जो लॉ बनाया था ना, इस लॉ को वापस ले लिया कि तुम्हें राशन कार्ड लेकर के घूम के गले में बांध करके घूमने की जरूरत नहीं है। एशियंस के साथ में किया जा रहा डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, अब आगे सुनो। इस मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद में गांधी जी के ऊपर प्रेशराइजेशन होने लगा कि भारत में भी ऐसे कुछ हो रहा है। तो 1915 में गांधी जी भारत लौट करके आ गए। जब गांधी जी भारत लौट कर आए तो उन्होंने इस चीज को एक तरीके से इनिशिएट किया कि मुझे सत्याग्रह के थ्रू ये करना है, क्योंकि सत्याग्रह में उन्होंने इस तरह का मेथड अडॉप्ट किया था कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ना तो ह्यूमन मतलब जो वेल्थ है उसको नुकसान होगा, और ना ही जो पैसा वगैरह है उसका नुकसान होता है, और किसी भी तरीके का हानि नहीं होता। उन लोगों को रियलाइज करवाया जाता है। अब एक बार इस फोटोग्राफ को देखो तुम, इस पर्सन को ये लोग कैसे देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है इनसे मैच नहीं करता है। ठीक है, तो यही हुआ। सत्याग्रह क्या होता है तुम जानते हो, यहां पर एक पैसिव रेजिस्टेंस होता है, मास प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट द जो इल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसके अंदर नॉन वायलेंस हमेशा फोकस किया जाता है, नॉन वायलेंस को हमेशा बेस बनाया जाता है। तो ये सत्याग्रह मूवमेंट तुम जानते हो, तो गांधी जी ने इसी चीज को इनिशिएट किया। ऐसे में जो सत्याग्रही थे, जितने भी लोग थे, अलग अलग सत्याग्रह मूवमेंट जो भारत में हुए, उसके अंदर बेसिकली आप 3 बड़े सत्याग्रह मूवमेंट देखते हो। ठीक है, क्या होता है, इसको अपन इनिशिएट करते हैं जल्दी से। भारत के अंदर होने वाले सत्याग्रह मूवमेंट को 3 फेजेस में, जब गांधी जी लौट कर आए तो उसके बाद में पूरे भारत के अंदर वो लोग घूमे, और मतलब गांधी जी अलग अलग जगह पर घूम के वो चीज रियलाइज करना चाह रहे थे कि इनके साथ में होता क्या है। फॉर दैट उन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट किए। एक किया बिहार के अंदर, एक किया आपके गुजरात के अंदर, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और एक अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर। ठीक है,
1916-17, कई जगह पर आपको 17 भी देखने को मिलेगा, यहां पे 17 खेड़ा और 18 अहमदाबाद। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या क्या हुआ था, चंपारण, देखो चंपारण में क्या हुआ, सबसे पहले जब गांधी जी चंपारण के अंदर पहुंचे तो वहां पर उनको पता चला कि यहाँ पे जो प्लांटेशन सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो पेजेंट्रीज हैं इनको मिसबिहेव किया जाता है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको जबरदस्ती फोर्स किया जाता है कि वो इंडिगो की खेती करें या अच्छा इंडिगो की खेती का नुकसान क्या है, सुनो पहले क्यों पेजेंट्स इस चीज को नहीं करना चाह रहे थे कि जब इंडिगो का फ्लावर उगता है ना तो वो जमीन को बंजर बना देता है। इस कारण से पेजेंट्स का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था और इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो इंडिगो फ्लावर ग्रो करे, ओपीएम ग्रो करवाते थे इनसे और वो जमीन को बंजर बना देता था। दिस इज द रीजन दैट पीपल डोंट वांटेड टू डू सच, तो ऐसा नहीं करना चाह रहे थे। तो ये जब वो पहुंचे वहां पे तो अल्टीमेटली इन सब चीजों को वहां पर उन्होंने देखा और इसको अपोज किया। इसके बाद में 17 के अंदर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए, यहां पर इन्होंने एक्चुअली खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर क्या हुआ था, प्लेग आ गया था और क्रॉप फेलियर आ गया था, उसके बावजूद भी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि उनको क्या करना है, यहाँ पे पैसा पे करना है, टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। एंड एक तरीके से ये भी एक तरीके का बर्डन था, तो ये नहीं चाह रहे थे, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट में भी सत्याग्रह किया, गांधी जी ने इसको लीड किया। 18 के अंदर कॉटन मिल वर्कर्स, इनका भी प्रॉब्लम था कि इनको ये डर था, मतलब इनको ये प्रॉब्लम था कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो बीच में जो मीडिएटर होता है वो ले जाता है और इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। वेजेस भी इनकी बहुत लो थी, वर्किंग आवर ज्यादा थे और प्रॉफिट शेयरिंग इनके साथ होती नहीं थी। तो और ये हमेशा इनकी वर्किंग कंडीशन कभी नहीं सुधरी, तो ये लोग चाह रहे थे कि कॉटन मिल वर्कर्स ये चाह रहे थे इनको पैसे ज्यादा मिले और प्रॉफिट में शेयरिंग्स मिलनी चाहिए, जैसे कार्ल मार्क्स भी कहते थे। तो भैया इतना सब कुछ जब हो रहा था ना और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे लोग, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रॉलेट एक्ट लगा दिया। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, ऐसे समझो, गांधी जी ने मतलब एक तरीके से जो लॉर्ड रॉलेट थे उन्होंने एक एक्ट बना दिया, रॉलेट एक नाम है, तो एक्ट बनाया। उस एक्ट में क्या कहा इन्होंने कि भैया अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति दिखा तो हम उसको 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे और चाहे एलिगेशन उस पर प्रूव हो या ना हो। ठीक है, ये तो अंधा कानून हो गया। गांधी जी के इस मूवमेंट को 3 प्लेसेस में जैसे हमने देखा, तो उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने ये जो लॉन्च किया, मतलब गांधी जी के अगेंस्ट में ये रॉलेट एक्ट यूज हुआ और रॉलेट एक्ट में जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सभी को पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में भी एक सत्याग्रह लॉन्च कर दिया जिसको नाम दिया गया रॉलेट सत्याग्रह। कई बार पूछा जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 2 साल तक सेंटेंस कर दिया जाएगा आपको, कहाँ पे, जेल के अंदर, आप पे एलिगेशन प्रूव हो या ना हो। ठीक है, और प्रूव भी नहीं करने देंगे। क्या हुआ था देखो, मैंने आपको बताया, जस्ट लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये प्रूव मतलब ये पास कर दिया एक लॉ कि कोई भी व्यक्ति मतलब पॉलिटिकल पावर को सप्रेस करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति अब अपनी मर्जी से कलेक्ट नहीं हो सकते। अगर किसी भी तरीके का एलिगेशन उस पर लगता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए, विदाउट ट्रायल का मतलब जज के सामने भी नहीं लेके जाएंगे, विदाउट ट्रायल इनको 2 साल के लिए सेंटेंस कर दिया जाएगा। ठीक है, और स्पेशली जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होंगे। गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया 6 अप्रैल 1919 के अंदर इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, नाम दिया गया रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें समस्या नहीं होगी। अब बात आती है कि रॉलेट सत्याग्रह में हुआ क्या होगा। तो यहां पर रॉलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट में, मतलब रॉलेट सत्याग्रह के अंदर रिलीज वगैरह ऑर्गेनाइज की गई अलग अलग सिटीज में, वर्कर्स अब स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स वगैरह बंद कर दी गई और अल्टीमेटली वो ये चाह रहे थे ब्रिटिशर्स को लेट डाउन फील करवाना कि भैया अब तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। ब्रिटिशर्स ने इस चीज को महसूस कर लिया कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो रेलवेज के थ्रू हो रहा है, टेलीग्राफ के थ्रू हो रहा है, तो उनको इस चीज को बैन करने के लिए उन्होंने रेलवेज वगैरह को सबको बंद कर दिया। ठीक है, और टेलीग्राफ फैसिलिटीज भी इनके लिए हटा दी। लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी ऑल्सो बीन अरेस्टेड, और उनको कहां डाल दिया गया, जेल के अंदर, बैन कर दिया गया, तुम यहां नहीं आओगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हुई। अब अमृतसर में जब कुछ ऐसा हो रहा था तो एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, एक तरीके से आप बोल सकते हो पीसफुल प्रोसेशन था एक अमृतसर के अंदर। मतलब उस टाइम पर बैसाखी का त्यौहार था, 10 तारीख की बात है, 10 अप्रैल की। ठीक है, बैसाखी नहीं 13 तारीख को होगा, 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। तो यहां पर हुआ क्या, इस प्रोटेस्ट, इनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहां पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जनरल डायर। पुलिस वालों ने क्या किया, यहां पे देखो लिखा हुआ है कि बहुत अटैक किए गए बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे। अब के ब्रिटिश मतलब जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जनरल डायर ने इस मतलब वहां पर जनरल डायर अपॉइंटेड थे, तो जनरल डायर ने क्या किया, कमांड देते हुए कहा कि हम यहां पर एक मतलब लॉ इंपोज कर रहे हैं। उस लॉ को इन्होंने कहा था कि हम मार्शल लॉ इंपोज करेंगे, और इस मार्शल लॉ के अंदर होता है कि इफ समबडी इज कलेक्टिंग, सम पीपल आर कलेक्टिंग समवेयर, तो उनको अलाउ नहीं होगा, एंड
शूट एट साइट का ऑर्डर हो जाता है मार्शल लॉ में, ठीक है, देखते गोली मारने का आदेश निकल जाता है। तो इसी कारण से 10 तारीख को जब ऐसा कुछ हो रहा था तो पहले तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया था और 10 तारीख को ही 10 अप्रैल को ही जनरल डायर मार्शल लॉ इंपोज कर देते हैं। अब सब जगह थोड़ी पता होगा कि मार्शल लॉ लगा दिया गया, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 13 तारीख को जलियांवाला बाग के अंदर एक बहुत ही पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, जहां पे क्योंकि बैसाखी का त्यौहार था और सिख कम्युनिटी में बैसाखी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि हम सभी भारतीयों के लिए भी होनी चाहिए। तो ऐसे में वो लोग कलेक्टिवली वहां पे बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, हालांकि वहां पर मीटिंग भी थी इसी एक्ट के अगेंस्ट में। तो सत्याग्रह मीटिंग भी हो रही थी इस अगेंस्ट के अंदर, मतलब इस चीज के अगेंस्ट में बात भी हो रही थी। 13 अप्रैल की बात है। तो यहां पर जनरल डायर पहुंच जाते हैं और वो एक तरीके से अटैक कर देते हैं किस चीज पे, मतलब सारी जगह से इस प्रोसेशन को, इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरे पार्क को घेर लेते हैं और वहां पे ओपन फायर करना वो शुरू कर देते हैं। ऐसे में हुआ क्या, जब ओपन फायर हुआ बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और जब इस बात का पता लोगों को चला तो वो बहुत ज़्यादा मान सकते हो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्होंने खो दिया। तो ऐसे में सारे एग्जिट पॉइंट बंद करने के बाद, लोगों को मारने के बाद में जो क्राउड था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। पुलिस के इस अटैक के बाद में उन लोगों ने, मतलब जो बेसिक कॉमन पीपल थे, उन लोगों ने क्या किया, अटैक, मतलब उन लोगों ने बदला लेने के लिए जो पुलिस स्टेशंस हैं, जो भी जितने भी लोग हैं, उन सभी को क्रश कर दिया, उनके ऊपर अटैक कर दिया, वहां पे आग वगैरह लगा दी, आगजनी वगैरह हो गई। ऐसे में अब और क्या हुआ देखो, अब सत्याग्रही जो जलियांवाला बाग के बाद में जब ऐसा कुछ हो रहा था तो लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि हमें सल्यूट करो, हमारे सामने नाक रगड़ो एंड ऑल सच। गांधी जी ने, अब होता क्या देखो, अब पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस नाउ बीन बॉम्ब्ड, मतलब अटैक वगैरह होने लगा हर जगह पर, ठीक है। तो गांधी जी ने इस रॉलेट सत्याग्रह को खत्म किया क्योंकि बदला लेने लग गए थे कौन, इंडियंस भी, और वहां पे जो पुलिस थी वो बहुत ज्यादा ब्रूटल हो गई थी अब सत्याग्रहीज के लिए। तो गांधी जी ने ये सबसे पहली बड़ी गलती करी कि लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन गांधी जी क्योंकि उस कैरेक्टर में नहीं था कि वो वॉयलेंट एक्शंस लें, तो गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया। गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल ऑफ होने के बाद में यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग गांधी जी से नाराज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ क्या हुआ, गांधी जी ये समझ चुके थे, चलो ठीक है नाराज ही तो हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक और बड़े पैमाने पर जाकर के अटैक, मतलब इनके अगेंस्ट में जाना होगा, हिंदू और मुस्लिम को लेकिन एक साथ लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी सिखों के साथ हुआ है, मुस्लिम्स के साथ भी हो रहा है और हिंदूज के साथ भी हो रहा है। तो जब तक अगर ये कलेक्टिव नहीं होंगे ना तो हमारे साथ में ये सारी चीजें चलती रहेगी। इसी दौरान क्या हुआ देखो, ये हम बात कर रहे हैं 1919 की सत्याग्रह मूवमेंट तभी हुआ था रॉलेट का। अब देखो यहां पर इसी दौरान मुस्लिम के साथ में खिलाफत इश्यूज भी आ गए थे। खिलाफत इश्यूज क्या थे, अगर मैं बात करूं, यहां पर हो क्या रहा था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया था तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी ऐसी जगहों को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था। तुम जानते हो जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर इनके साथ मिलकर के लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स वगैरह एक कॉलम में थे, एक अपोजिशन में थे, और मतलब दूसरी टीम में बात करें तो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर था। तो ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को हराने के बाद में उनकी मैक्सिमम कंट्रीज को कैप्चर कर लिया है, इस तरह के रूमर्स फैलने लगे। उसमें से जो इंडियन खलीफास थे, इंडियन खलीफास का मतलब जो इंडियन राजा थे लेकिन जो मुस्लिम थे, उनके बीच में भी रूमर फैल गया कि भैया ये लोग तो अब क्या करेंगे, हमारी जगह भी छीन लेंगे। तो ऐसे में इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई। खिलाफत कमेटी का जो एक मेन पर्पस था वो यही था कि हम कैसे इनसे फाइट बैक करेंगे। तो फाइट बैक करने के लिए ऑब्वियसली इन लोगों को पावर चाहिए था, और पावर के अंदर आने के लिए इन लोगों ने ग्रुप बना लिया था अपने। उसी ग्रुप को हमने क्या कहा, खिलाफत कमेटी। यहां पर 1 मार्क क्वेश्चन में आपको याद रखना है, मार्च 1919 की बात है, बॉम्बे के अंदर इन्होंने ऐसा किया। और जब उन्होंने यहां पर देखा कि गांधी जी एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो 2 भाई जिसके अंदर थे, एक मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली, इन लोगों ने गांधी जी के साथ में मिलकर के डिस्कशन करना शुरू किया कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। तो जब ऐसा कुछ हो रहा था तो देखो ब्रिटिशर्स मतलब हमारे सामने अपोज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स हमारे सामने चीज़ों को इस तरह से कर देते हैं कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। अब गांधी जी को लगा यार ये तो बहुत सही हो रहा है कि सिख वैसे ही नाराज हैं, हिंदू वैसे ही नाराज हैं, मुस्लिम वैसे ही नाराज हैं इनसे, तो क्यों ना इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए और इन सबको एक साथ लेकर आ जाया जाए, सो दैट इन सभी की पावर, एकता के साथ में हम इनको क्या करें, यहां से भगा दें। किसको? अंग्रेजों को। तो ऐसे में यहां पर गांधी जी ने कैलकाटा सेशन में कांग्रेस के लीडर्स को अश्योर कर दिया सितंबर 1920 में कि भैया आप लोग मिलकर के, मतलब हम सब मिलकर के क्या करेंगे, हम सब मिलकर के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसको हमने क्या कहा, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है,
नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आप कहेंगे इसको, स्वराज के लिए लड़ाई हम करेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के थ्रू। और आगे चल के, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आगे चल के जनवरी के अंदर 1921 में इसको नाम दे दिया हमने नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए तो इसमें हिंदूज थे और जब मुस्लिम्स भी इसमें आ गए तो उसका नाम बदल के रख दिया गया नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था, ये क्वेश्चन बहुत सारी जगह पर बनेगा, बहुत सारी जगह पर पूछा जाएगा, इसके बारे में अच्छे से तुम याद रखना। क्यों? क्योंकि बड़े क्वेश्चन, जैसे स्टेट बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर अगर दिया हुआ है तो वो बड़े बड़े क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे। सत्याग्रह मूवमेंट सारे पूछ सकते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूछ सकते हैं, रिवीजन है तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो देखो, नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट की स्टार्ट कहां हुआ? जनवरी 1921 में। अगर मैं बात करूं तो इसके पहले तक क्या था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को आप कब कहेंगे? वो कहेंगे आप बेटा दिसंबर तक के लिए, दिसंबर 1920। और जब इसके अंदर मैं बात करूं थोड़ा सा और आगे जाकर के, तो जैन 1921 में इसका नाम जो था वो नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट हो गया था। इसमें खलीफाज भी आ गए थे, मतलब ब्रिटिशर्स भी आ गए थे। यहां पर हुआ क्या, इसी दौरान गांधी जी ने 1909 में एक, मतलब गांधी जी ने क्या किया था, डिक्लेयर किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी किताब में हिंद स्वराज गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं, हिंद स्वराज इनकी किताब थी, गांधी जी ने इसमें लिखा कि ब्रिटिशर्स भारत में रूल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इंडियंस उनको मौका दे रहे हैं, हम उनको कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हम कॉपरेट करना बंद कर दें तो हम पे रूल भी नहीं कर पाएंगे। गांधी जी की इस किताब के बारे में 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, गांधी जी की थ्रू लिखी हुई किताब का नाम तो हिंद स्वराज, ठीक है। और स्वराज से मुझे याद आया एक और चीज कि गांधी जी को 1915 में जब वो भारत लौट के आए थे ना, तो एक मेडल भी दिया गया था केसरे हिंद का, याद रखना, केसरे हिंद। तो हिंद स्वराज उसी से रिलेटेड। तो इंडियंस अगर रिफ्यूज कर देते हैं ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना, तो ब्रिटिशर्स 1 साल के अंदर अंदर ही एक तरीके से यहां से चले जाएंगे, क्योंकि उनको कॉपरेशन ही नहीं मिलेगा। अगर हम ब्रिटिशर्स के लिए काम नहीं करेंगे तो वी कुड विन, तो हम जीत सकते थे। तो ऐसी बात थी। जब ये मूवमेंट हुआ तो अलग अलग स्टेजेस में ये मूवमेंट देखा गया। अलग अलग स्टेजेस मतलब यहां पर सबसे पहले ये समझो कि जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, स्कॉलर्स ने अपने अवार्ड्स रिटर्न कर दिए। ये एक तरीके का पीसफुल प्रोटेस्ट करने का सबसे सही तरीका है। जैसे तुमने देखा होगा अभी भी कई बार होता है कि अवार्ड्स को रिटर्न किया जाता है अलग अलग डिग्निटीज के थ्रू, कोई भी अगर वो किसी भी चीज से नाराज होते हैं तो यहाँ पे बॉयकॉट कर दिया गया सिविल सर्विसेज का। मतलब जो भी लोग अपॉइंटेड थे ब्रिटिशर्स के साथ में, उन सभी लोगों ने क्या कहा कि हम अब आपके यहाँ पे काम नहीं करेंगे, और एक तरीके का प्रोटेस्ट था ये। यहाँ पर सरेंडर कर दिए गए टाइटल्स, गवर्नमेंट के अवार्ड्स रिटर्न कर दिए गए। जब ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे दूसरे जो कॉमन पीपल थे, दे वर अपॉइंटेड इन आर्मी, पुलिस, कोर्ट या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स या फॉरेन गुड्स का जो ट्रेड करते थे, उन सभी ने भी बॉयकॉट कर दिया कि भाई अब से हम तो तुम्हारी बात मानेंगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिप्रेशन का तरीका निकाला, मतलब वो उनके ऊपर फोर्स करने लग गई, उनको मारने पीटने लग गई। तो एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुड बी लॉन्च। तो जब ऐसा हुआ तो मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है तो ब्रिटिशर अपोज कर रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, हम तो केवल ये तो कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए वहां से एक चिंगारी निकलती है, चिंगारी मतलब ऐसा मत सोचना आग लगा दें, लेकिन यहां पर सीन क्या है कि वहां से लोग बोल रहे हैं कि भैया हम कॉपरेट, अब तुम्हें, अभी तो हम कॉपरेट नहीं कर रहे थे, अब हम तुम्हें डिसओबीडेंट करेंगे, मतलब डिसओबीडेंट हो जाएंगे तुम्हारे अगेंस्ट में। तो ऐसे में यहां पर एक तरीके का शुरुआत थी डिसओबीडेंस की। यहां पर याद रखना एक इंसिडेंस इसके बीच में होता है कि महात्मा गांधी और शौकत अली, यहां पर शौकत अली, महात्मा गांधी एंड शौकत अली taught through the summer in 1920 to mobilize the popular support for the movement। यहां पर अगर मैं और थोड़ा सा इसको समझाऊं तो कांग्रेस क्या हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट में हो गया, क्योंकि यहां पर ब्रिटिशर जैसे इनको एक तरीके से सप्रेस कर रहे थे ना, तो गांधी जी को लग रहा था कि अब यार ये तो ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाएगी और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मतलब गांधी जी क्योंकि ऑलरेडी एक बार ऐसा कर चुके थे कि उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को बीच में कॉल ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेसीज जो थे उनको लग रहा था कि मुस्लिम्स के सपोर्ट में हम जा रहे हैं और मुस्लिम्स के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ कांग्रेसीज जो थी वो कांग्रेस पार्टीज के लोग भी अगेंस्ट हो गए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। इसी दौरान होता क्या है, यहाँ पे इस मूवमेंट के दौरान
कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हम किसी भी तरीके से इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन से इलेक्शंस? जो जनरल काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे। मतलब कुछ कांग्रेस के लीडर्स को ये मानना था कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके जब पावर में आ जाएंगे तो हम स्थिति को सुधार सकते हैं। बट क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था तो उसमें हम किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स को ऑपरेट नहीं करने वाले थे। तो ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है इलेक्शंस में भी आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यही रीजन है कि यहां पर जो नवंबर 1920 में इलेक्शंस होने वाले थे, उस चीज के लिए जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी तभी मना कर दिया था। तो कुछ कांग्रेस के लीडर इस बात से नाराज थे और उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। तो यहां पर आंतरिक फूट के कारण भी ये चीज हुई। अब देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैंने कहा अलग अलग फोल्ड्स में हुआ। तो मिडिल क्लास ने अलग, पेजेंट्स ने अलग, ट्राइबल पीपल ने अलग, और जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन लोगों ने अलग अलग तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया, उसमें पार्टिसिपेट किया। ऑलरेडी भी मैंने तुम्हें बताया कि यहां पे कुछ लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे वो इनसे नाराज थे। बट नाउ द पीपल समवेयर, अगर हम बात करें तो लोग इससे इंस्पायर भी हो रहे थे। ठीक है, तो देखो कैसे हुआ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिफरेंट मूवमेंट अलग अलग तरीके से, तो यहां पर जैसे मैं बात कर रहा हूं, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट शुरुआत हुई 1921 में, तो बहुत सारे लोगों ने अपने जो अवार्ड्स थे उसको लौटा दिया, या कुछ लोगों ने जॉब्स छोड़ दी। ठीक है, कुछ लोगों ने प्रैक्टिसेस छोड़ दी अपनी। लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने स्वराज के लिए ये जो प्रोटेस्ट वो कर रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। एक बार उन सभी स्टैंडर्ड्स को देखें अगर अपन, कि लोगों ने सिटीज में कैसे पार्टिसिपेट किया, तो जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि लोग, बच्चों ने, स्टूडेंट्स जो थे उन लोगों ने अपने स्कूल्स को, कॉलेजेस को छोड़ दिया था। बट ये मतलब स्वराज के लिए कर रहे हैं, बट वो कलेक्टिव नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि सभी लोगों ने एक, अभी हम देखें कि अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं वो, बट वो यूनाइटेड नहीं है। यही तो प्रॉब्लम थी, इसके कारण से सक्सेसफुल नहीं था। तो देखो, क्लास टीचर, हेडमास्टर्स ने रिजाइन कर दिया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। जो भी लोग लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, मतलब जो वकील थे, लॉयर थे, उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो काउंसिल इलेक्शंस थे ऑल्सो बॉयकॉट किया गया था उसका। लेकिन मद्रास प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट दैट द एंटरिंग द काउंसिल हेल्प देम टू गेन द सम पावर। अभी ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया कि कुछ जगह ऐसी थी जहां पर लोग इस इंटेंशन के साथ थे, कांग्रेस के ही लोग, कि अगर हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इंटेंशनली मैं तुम्हें कहूं कि एक तरीके से ये फूट पड़ गई थी भारत के अंदर। लेकिन चलो, उसके पैरेलल क्या चल रहा है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा है। जो लोग भारत के अंदर काम कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज में हैं या किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ वो लिंक है, अब उन्होंने काम करना बंद कर दिया, शॉप्स वगैरह को भी बंद कर दिया गया। ठीक है, जो भी फॉरेन क्लोथ्स थे उनको बॉन फायर कर दिया गया, मतलब बड़े बड़े चौराहे वगैरह पे वो कपड़ों को जला देते थे, फॉरेन क्लोथ्स को, जस्ट टू मेक पीपल इंस्पायर कि अब हमें इनके कपड़े वगैरह यूज नहीं करने। जो फॉरेन क्लोथ्स थे, जैसे मैंने तुम्हें बताया, एक बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हुआ इनको 1921 से 22 के बीच में। उन लोगों का जो इंपोर्ट होता था और भारत के लोग जो कंज्यूम करते थे उसमें बहुत बड़ा शेयर इनका गिर गया, क्योंकि लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। कितना गिरा है? वैल्यू लगभग 102 करोड़ हुआ करता था उस टाइम पर, लगभग वो 57 करोड़ पर ही आके अटक गया। सोचो कितना बड़ा लॉस। और ये तो केवल एक साल के अंदर था। मर्चेंट्स, ट्रेडर्स ने भी मना कर दिया कि हम फॉरेन ट्रेड नहीं करेंगे, विदेशों का जो भी परचेज हम कर रहे हैं, सामान जो हम लेकर आ रहे हैं वो नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि ये हमारे अब काम का नहीं है। इंपोर्ट करना हमने अल्टीमेटली बंद कर दिया है सभी को। तो ऐसे में हमारे यहाँ के जो हैंडलूम्स थे उन लोगों का, बट प्रॉब्लम देखो, एक प्रॉब्लम बताता हूँ यहाँ पे। हमारे यहाँ पर जो इंडियन टेक्सटाइल था, मिल्स था या हैंडलूम्स थे, यहाँ पर लोग जाने लगे और भारत के कपड़ों को पहनने लग गए। लेकिन जो डिमांड थी ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा थी, और हमारी जो सप्लाई थी वो इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। ये ड्रॉबैक रहा हमारे लिए। हमारे यहाँ पे खादी के क्लोथ्स जो थे वो पहनना तो अच्छा था, बट इट वाज रियली एक्सपेंसिव। सो जो पुअर पीपल था, दैट दे वर नॉट एबल टू बाय दैट। सो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उन लोगों के लिए, लंबे टाइम तक ये सस्टेन नहीं कर पाए। अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो जो ब्रिटिशर्स ने इंस्टीट्यूट सेटअप किए थे जहाँ पे लोगों ने जाने से मना कर दिया था, जहाँ पे हिंदू लोग तो काशी विद्यापीठ चले जाते थे और जामिया मिलिया, मुस्लिम्स जो थे वो जामिया मिलिया में चले जाते थे, मतलब वहाँ पे पढ़ने के लिए। बट अल्टीमेटली उस तरह की क्वालिटी शायद उनको वहाँ नहीं मिली, तो वो लोग वापस से लौट के आ गए। स्टूडेंट्स ने रीजॉइन कर लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वापस से जो लॉयर्स थे वो भी उन्होंने कम बैक कर लिया। तो यहाँ पर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कंट्री साइड में क्या हुआ, तो कंट्री साइड के अंदर भी देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। कंट्री साइड मतलब थोड़ा सा अगर शहरों से हम बाहर निकल के देखते हैं तो सिटीज से दूर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
गांव देहात में भी फैला। वहाँ पर अलग अलग भारत के अलग अलग पार्ट्स में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही पीपल वर मतलब मान के चलो कि डिससेटिस्फाइड थे। यहाँ पे बाबा रामचंद्र जो थे पेजेंट्स को वो लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इस बात के लिए श्योर थे कि हम सब मिलकर के क्या कर सकते हैं, आज़ादी गेन कर सकते हैं। अवध के अंदर इनका बहुत बड़ा एक रोल था। सन्यासी थे जिन्होंने इंडिया को वापस से मतलब फ्री करवाने के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन अब ऐसा मत समझना बाबा रामचंद्र मतलब इस तरह के होंगे, ही वॉज द स्कॉलर। इन्होंने क्या किया, ये जो पर्सन थे ही वांटेड कि किसी भी तरीके से इन लोगों को हम वापस से अल्टीमेट हमें फ्री करवाना है भारत के लोगों को, इन ट्राइबल पीपल को, क्योंकि ट्राइबल पीपल ये ताल्लुकदार्स वगैरह जो थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, इनको एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो ये इनको फ्री करवाना चाह रहे थे इस मूवमेंट के थ्रू। अब देखो क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, इन ट्राइबल पीपल से ज़्यादा रेंट लिया करते थे। कई तरीके के एलिगेशंस इन पे होते थे, कई बहुत पैसा कम दिया जाता था इनको कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी रेगुलर इनके पास में इनकम वगैरह नहीं होती थी, ना इनके पास में लैंड था। तो इन लोगों को ये चीज़ सामने रखनी थी। मतलब इन लोगों के साथ में मतलब कई बार तो कंडीशन ऐसे आ जाती थी, इनको भीख मांग के अपना काम चलाना पड़ता था। इनके पास में पेमेंट्स वगैरह नहीं होते थे। इनकी डिमांड थी कि इनके जो भी इनका पैसा वगैरह है, जो इनका रेवेन्यू है, वो उसको वापस से जस्टिफाई किया जाए इनको। अब इन्होंने और क्या चीज़ें की, इन्होंने कहा कि भैया भीख वीख नहीं मांगेंगे हम, और जो भी ये लैंडलॉर्ड्स हैं इनके अगेंस्ट हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारी बात तो मानी नहीं जा रही है, हम इनके लिए काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एक्चुअली गिविंग रिस्पेक्ट टू अस। सो ये सारी चीज़ें इन्होंने की। अब यहाँ पे तो बात मान के चलना, बाबा रामचंद्र जो थे उनकी बात मानी गई और अल्टीमेटली इनको सपोर्ट मिला। नेहरू जी भी इनके साथ में मिलते हैं। देखो बात है जून 1920 की। देखो बिल्कुल भी तुम डेट्स के अंदर कंफ्यूज मत होना, ये जो डेट्स हैं पैरेलल चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं वो अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। नेहरू जी ने बिगिन किया, उन्होंने विलेजेस में घूमना शुरू किया। अवध के अंदर जब वो पहुंचे तो उन्होंने बाबा रामचंद्र से बात की और अल्टीमेटली वहां पे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको समझा। समझने के बाद में एक कलेक्टिव प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसको हम उप किसान सभा कहा जाता है। नेहरू जी के थ्रू इसको क्या किया, हेड किया गया और अल्टीमेटली सपोर्ट मिलता है बाबा रामचंद्र का। और यहाँ पे दूसरे लोगों ने इस ग्रुप को बनाने का मेन इंटेंशन देखा कि कैसे भी इन लोगों का ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। आगे चल के 300 से ज़्यादा ब्रांच सेटअप की कर दी गई एक ही महीने के अंदर। और इनका मेन सबका इंटेंशन क्या था, मेन इंटेंशन था कि किसी भी तरीके से हम इसको वाइप आउट करें, जो भी प्रोसेस है, ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर इस तरह का हुआ है। हम तो कॉन्ट्री साइड अभी पढ़ रहे थे, हम ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी के बीच में एक और यहाँ पे बारदौली सत्याग्रह के बारे में बोला जाता है। बारदौली सत्याग्रह मूवमेंट क्या है, देखो हमने दो देख लिया अभी। हमने देख लिया कि टाउन्स में क्या हुआ और हमारे कॉन्ट्री साइड में क्या हुआ। इसी दौरान सरदार पटेल ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, पेजेंट्री एक मोमेंट था। एक बार इसको आप स्किप कर सकते हो, चलो बता ही देता हूँ, वैसे तो आगे भी बता दूंगा इसको। डॉक्टर मतलब जो वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू। इसको बारदौली सत्याग्रह कहा जाता है। कई बार गुजरात वाले जो मैप है उसमें पूछ लिया जाता है, सीबीएसई वाले नहीं पूछेंगे, आरबीसी वाले भी नहीं पूछेंगे। इस मूवमेंट को सक्सेस मिली थी, ये वन ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट्स थे, ठीक है। सरदार पटेल ने भी इस तरह के ट्राइबल पीपल्स के लिए काम किया था। तो ट्राइबल का इसमें रोल क्या था, इसमें सबसे बड़ा एक जो रोल होगा, जैसे तुम ऑलरेडी जानते हो, इसका सबसे बड़ा रोल है गांधी जी की इस आइडिया का। गांधी जी ने जो आइडिया दिया था, इससे ट्राइबल पीपल भी कहीं ना कहीं स्वराज के लिए उन्होंने डिमांड करना शुरू किया था। गुदेम हिल्स हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर 1920 में गांधी जी का जब ये आइडिया पहुँचा तो वहाँ पे जो लोग थे वो लोग कांग्रेस से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए, कांग्रेस के लोगों से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, अब तो हम इन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनसे खुद परेशान हैं। क्यों परेशान है, तो भैया इन्होंने क्या कर दिया था, फॉरेस्ट एरियाज को क्लोज कर दिया था, जो कि ट्राइबल्स का एक तरीके से उनका नेटिव प्लेस होता है। उन लोगों को उसके अंदर जाने से मना कर दिया, बकरियों को चराना बंद कर दिया, मतलब कैटल्स वगैरह नहीं लेके जा सकते, लकड़ी कलेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे, वहाँ से फल फ्रूट तोड़ के नहीं ला सकते। अब वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी बात थी कि रेस्ट्रिक्ट कर देना उन लोगों को जो कि वहीं के हैं, उनका लाइवलीहुड ही इससे चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा पंगा हुआ। और अलूरी सीताराम राजू जो हैं, अलूरी सीताराम राजू के बारे में, इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। अभी एक मूवी है ये ट्रिपल आर में वो जो भीम वाला कैरेक्टर है ना, अलूरी सीताराम राजू का ही है वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने भी कोई एक रील देखी, उस रील के अंदर ये चीज़ मुझे पता चली, आई वॉज सरप्राइज्ड,
ठीक है। तो ये अलूरी सीताराम राजू वाला ही किस्सा है। तो ट्राइबल जो पीपल है ना, वो अलूरी सीताराम राजू का कैरेक्टर प्ले कर रहा है RRR में, भीम वाला, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये इस मूवमेंट के अंदर एक तरीके से लीडर बन के सामने आए। अब ये कौन थे, ये भी अब क्लेम करते थे कि मेरे पास में सुपर नेचुरल पावर्स हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह सारी कर लेते थे, और अगर उनको मार भी देगा, गोली भी मारेगा तो इनके फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह की बात ये बोला करते थे। कॉमन पीपल के बीच में काफी ज्यादा मतलब कंसिडर करते थे अपने आप को कि भगवान के अवतार हैं। महात्मा गांधी से जब इनकी बात हुई तो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए, महात्मा गांधी के थॉट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए इन्होंने, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करने का इन्होंने एक तरीके से दिमाग में ठान ली। खादी पहनना शुरू कर दिया, ड्रिंकिंग छोड़ दी, बैगिंग भी छोड़ दी, और ये रास्ता अपना लिया कि मैं नॉन वायलेंट वे में ही अपने लोगों को आज़ाद कराऊंगा। इन्होंने पुलिस स्टेशन पे, मतलब जब अटैक हुआ यहाँ पर, देखो हुआ क्या था थोड़ा सा, हाँ थोड़ा एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को मुझे बोलना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने कहा गांधी जी से इंस्पायर थे, बट थोड़े से ये इंस्पायर गांधी जी के आइडियाज से थे। नॉन वायलेंट एक्शन, अगर मैंने ये कहा है कि नॉन वायलेंट एक्शन करके करना चाह रहे थे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये वायलेंट एक्शन के थ्रू फ्री करवाना चाह रहे थे ब्रिटिशर से हमें। तो ऐसे में इन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया, पुलिस स्टेशन के अंदर अटैक कर दिया, आग लगा दी, और यहाँ पे स्वराज के लिए प्रोटेस्ट करना इन्होंने शुरू किया। बट 1924 में इसको पकड़ लिया गया, मार दिया गया, फांसी चढ़ा दिया गया। लेकिन ये आगे चल करके लोगों के बीच में एक तरीके से उन लोगों के रोल मॉडल बन गए। तो हमने देख लिया मिडिल क्लास का क्या हुआ, रूरल एरियाज में क्या हुआ, और यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स में क्या हुआ। नाउ द प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में बात करें अगर अपन, तो प्लांटेशन वर्कर्स के अंदर अगर देखेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्रोटेस्ट हम देख सकते हैं। प्लांटेशन के अंदर मतलब होता है, एक क्वेश्चन आया भी था, प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन का मतलब जो भी क्रॉपिंग हम कर रहे हैं वो प्लांट्स के थ्रू हो रही है। जैसे हमने रबर की बारे में बात की, टी के बारे में बात करी, कॉफ़ी के बारे में बात करी, तो एक तरीके का प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। तो MCQ में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस टाइप का क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, तो ये पता होना चाहिए प्लांटेशन क्रॉप है। अब देखो ज़बरदस्ती से क्या करवा रहे थे, प्लांटेशन का काम करवा रहे थे ब्रिटिशर्स। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग नहीं चाह रहे थे कि प्लांटेशन का वो वर्क करें, सो दैट द महात्मा गांधी का जो मैसेज था वो एक तरीके से पहुंचता है लोगों तक। और लोग जो थे उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि भैया हम काम करेंगे ही नहीं, ठीक है। आसाम के बारे में बात करूं तो वहां पर, क्योंकि यहां पर भी सेम वही चीज थी, उन्होंने जब उनको मना किया कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे तो उनको फोर्स किया जाने लगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ रहेंगे ही नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। तो लोग अपने वापस से विलेजेस में लौटने लग गए। लेकिन यहाँ पे इसी दौरान पुराना जो एक एक्ट चल रहा था 1859 की तरफ से, इसको कहा जाता है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के अंदर क्या हुआ था, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि जो भी प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको बाहर जाना अलाउड नहीं होगा, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी, बिना परमिशन के वो अपने इन एरियाज को छोड़ के नहीं जा सकते। सोचो 1959 में लॉ बना दिया इन्होंने। अब लोगों को ये बात जब उनको पता चली कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा है, तो लोगों ने मना कर दिया कि भाई कोई काम नहीं करेंगे, हम अपने अपने घर जाएंगे। अब गांधी जी की बात पे बिलीव करते हुए हर कोई अपने उन जगहों को छोड़ करके अपने अपने गाँव लौटना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जब जैसे वो स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये जो इंजन आपको दिख रहा होगा, ये इंजन बंद कर दिया जाता है। इसको एक तरीके से उन्होंने कहा कि भैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। इन लोगों को पकड़ लिया गया और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को तो मारा गया। अब ऐसे में यहाँ पे जो स्वराज वाला टर्म था उसको लोगों ने अलग अलग तरीके से इमेजिन कर लिया, अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करके अपने अपने जो भी उनका थॉट था उसके हिसाब से इन्होंने काम किया, ठीक है। अब आगे चल करके देखेंगे, जब यहाँ पे गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो अगर ट्राइब्स के बारे में बात करें तो एक स्लोगन वहाँ बहुत चला, स्वतंत्र भारत वाला, और यहाँ पे इमोशनली कनेक्शन बन गया लोगों के साथ में। मतलब अल्टीमेटली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो नेशन वाइड बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं हम कि वो सक्सेसफुल होने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजंस ऐसा नहीं हो पाया। क्या हुआ था, देखो यहाँ पर एक इंसिडेंस आता है जो हमें पढ़ना पड़ता है, इसका नाम है चौरी चौरा इंसिडेंस। चौरी चौरा इंसिडेंस के अंदर होता क्या है पहले समझें। महात्मा गांधी के बारे में बताता हूं कि गांधी जी ने क्या किया मिलकर के, जब सब कुछ इस तरह का मूवमेंट हो रहा था तो चौरी चौरा इंसिडेंस इसके बीच में हो जाता है। और इसके अंदर यहाँ पर बताया कि गवर्नमेंट जब रिप्रेसिव हो गई, एक तरीके से प्रोटेस्ट, जो जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनके अगेंस्ट में हो गई, तो गांधी जी ने अपने साथ के जितने भी लोग थे उन सभी को बोला कि भैया अगर यहाँ पे लोगों की जान जा रही है तो मुझे से ये जो प्रोटेस्ट है इसको कॉल ऑफ करना पड़ेगा। तो गांधी जी, अली ब्रदर्स,
ये और CR दास जो थे इनको एक तरीके से पकड़ के जेल में डाल दिया गया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को जो अपने फुल पेस पे फुल स्पीड पे चल रहा था, गांधी जी ने इसको 1922 में क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के कारण क्या थे, देखो पहला कारण है महात्मा गांधी जी ने जब अहिंसा वाला जो प्रोटेस्ट था, मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया, स्वराज के लिए लोगों ने अलग अलग तरीका अपनाया, अलग अलग लोगों ने उसका मतलब अलग अलग समझा। बहुत सारे लोग इसको वायलेंट एक्शंस में लेने लग गए, जैसे अलूरी सीताराम राजू के बारे में मैं बात करूं, और भी दूसरे जो लोग थे। जब इस तरह से वो इसको समझने लग गए, तो यहाँ पर जब प्रोटेस्ट होता है उनके अगेंस्ट में आप जा रहे हो, उन लोगों को अगर वो लोग मारा पीटा जा रहा है उनकी तरफ से, तो ये लोग भी क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, भारत के लोग भी। ऐसे में दोनों तरफ से ही वायलेंस होने लग गया। तो लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, चौरी चौरा में, यूपी के अंदर, ठीक है। 22 पुलिस वाले वहां पे जल गए, 21+1 मतलब एक तो इंस्पेक्टर था और 21 जो थे वो नॉर्मल सिपोइज थे। तो ऐसे में पुलिस स्टेशन का आग लगाने के बाद में ये एक बहुत ही बड़ा एक मतलब सबक हो गया पुलिस वालों के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी वहां के लोग थे उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। और यहाँ पर गांधी जी को जब पता लगा कि यहाँ तो अब ये वापस से इंडियंस अब इसका बदला लेंगे, तो ऐसे उन्होंने कहा कि भैया अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। और गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया इस मूवमेंट को फरवरी 1922 में। एक और ये रीजन था, महात्मा गांधी ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो वायलेंट ना हो और हमारे भारत के लोगों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। दिस इज़ द रीज़न कि गांधी जी ने भारत के लोगों के लिए मतलब उनके हिसाब से भारत के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने इस तरह का जो स्टेप था वो लिया। लेकिन हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं निकला। इवन पहले से गांधी जी से जो नाराज़ लोग चल रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने गांधी जी की इस आइडिया को, इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं गलत दिया, कॉल ऑफ करना गलत माना गया। लेकिन हाँ, बहुत सारी जगह पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर पहुंचा। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ी, एक स्वराज का मूवमेंट हर जगह पर पहुंच गया। गांधी जी एक नेशनल लीडर के तौर पर सामने आए। जो लोग थे पॉलिटिकल मतलब जो लोग फ्री मतलब सोचते ही नहीं थे पॉलिटिक्स के बारे में, नाउ देवर एक्चुअली इस बात के लिए एग्री हो गए थे कि हाँ, हमें जब तक हम पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो वी कुड नॉट बी फ्री। यहाँ पर जितने भी मतलब जो भारत जो गवर्नमेंट की प्रेस्टीज थी उसको हमने खाक में मिला दिया था, उनको उनकी जो डॉट वो दिखा दी थी, ठीक है, मतलब उनकी औकात दिखा दी थी, ठीक है यार। चौरी चौरा इंसिडेंट्स, गोरखपुर, यूपी, ठीक है। तो चौरी चौरा गोरखपुर एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पे जब इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उसके बदले में गांधी जी मतलब उसके बदले में जो लोग थे उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगाई और वहां पर लोग मरे। 22 लोगों के मारे जाने पर ब्रिटिशर्स नाराज हुए, ब्रिटिशर्स ने रिप्रेसिव होना था, रिप्रेसिव हुए और उन लोगों को मारा। ये बात गांधी जी को पता चली, गांधी जी ने उसको कॉल ऑफ कर दिया। अब टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस, अब तक नॉन कोऑपरेशन पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया रॉलेट एक्ट। अब देखो जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो कैसे काम करेगा। स्वराज पार्टी, पहले तो ये समझ लीजिए आप, स्वराज पार्टी याद करो, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने कहा आपको, आप किसी भी तरीके से क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शंस में। तो गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ किया ना, तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए गांधी जी से। गांधी जी ने कहा कि भैया तुम कभी भी सस्पेंड कर देते हो किसी भी मूवमेंट को, इतने सारे लोग मर गए। तो मतलब इनके बहुत अगेंस्ट में चले गए, CR दास चले गए, ठीक है, मोतीलाल नेहरू चले गए, अली ब्रदर्स चले गए, सुभाष चंद्र बोस चले गए। उन्होंने कहा कि भैया हमें तुम्हारी पॉलिसी समझ में नहीं आती, हम तो अब क्या करेंगे, हम तो लेजिस्लेचर में जाएंगे, लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाएंगे, लॉ बनाने के लिए आपको इलेक्शन जीतने पड़ेंगे। तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को क्या किया, फर्म कर लिया, क्योंकि इसके पहले तक जो कांग्रेस थी उसको बैन कर दिया गया था, कांग्रेस के ऊपर बैन लगा दिया गया था। तो अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हुई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के दौरान जो इलेक्शंस होने वाले थे नवंबर 1923 में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये लोग जीत भी गए, सक्सेसफुल हुए। उसी टाइम पर गांधी जी ने इन लोगों से पूछा, कांग्रेस के लीडर से, कि भैया आप किस तरह से, अब हमें क्या करना है, मतलब थोड़ा सा एक अलग प्रोग्राम हमें लॉन्च करना पड़ेगा, हमें सोशल रिफॉर्मेशन करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा और विलेजेस को जोड़ना पड़ेगा हमारे साथ में। लेकिन हमारा इंटेंशन होना चाहिए कम्युनल हार्मनी, वायलेंस नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इसको कहा जाता है 4 फोल्ड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इस 4 फोल्ड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के एम्स क्या थे, सोशल रिफॉर्मेशन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, विलेज रिकंस्ट्रक्शन एंड कम्युनल हार्मनी। इन 4 मुद्दों के साथ अगर आप जाते हो तो ही आप सक्सेसफुल होंगे, गांधी जी का ऐसा मानना था। ये चीज यहां पर लॉन्च हुई। थोड़ा स्पीडली हो रहा है क्या, कर लेना यार प्लीज थोड़ा सा ना। स्वराज पार्टी के अंदर 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम तुम्हारे सामने, इनका भी अपना अपना रोल है, बात करेंगे। यहां पर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कुछ लीडर्स कांग्रेस के ट्राई कर रहे थे कि वो प्रोटेस्ट करें, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, दे हैव सक्सीड इन दैट, क्योंकि ये जो लॉ था ना बेटा, ये लॉ, इस लॉ के तहत ही हमें मौका मिला था कि कॉमन पीपल भी भारत का इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। इसके पहले तक हमें मौका नहीं मिला था, लेकिन जब ये लॉ बना तो इस लॉ के थ्रू हमें मौका मिल गया कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उसी कारण से स्वराज पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। अब देखो क्या हुआ, इसी दौरान भारत में जब इतने सारा स्ट्रगल हो रहा था तो साइमन को बुलाया गया। साइमन कमीशन का मतलब एक तरीके से लॉ निकल गया कि साइमन को यहाँ पर भेजा जाए और वो लोग यहाँ पर जाके देखें कि भारत में चल क्या रहा है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बॉडी बनाई, उस बॉडी का मतलब उस बॉडी को अपॉइंट करने का मेन मकसद ये था कि दे मस्ट कम टू इंडिया, और वहाँ पर वो इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्योंकि इतने सारे मूवमेंट हो रहे हैं, लोग मारामारी कर रहे हैं। 1922 इसके बाद में कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट अब तक हुआ नहीं था। गांधी जी की प्रॉब्लम चल रही है कांग्रेस के दूसरे लीडर्स के साथ में। अब यहाँ पे नवंबर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया सारे वाइट कम्युनिटी के लोगों को कि भाई तुम जाओ और वहां जाकर के भारत में देखो कि हो क्या रहा है। उसका हेड किसको बना दिया गया? सर जॉन साइमन को। और ये जो कमीशन था इसमें मैंने आपको बताया कि एक भी भारतीय नहीं था, तो भारत के लोगों ने क्या कहा कि भैया तुम्हें हम आने नहीं देंगे। अब होता क्या है, सारे मेंबर्स कौन से थे? अंग्रेज थे। तो ऐसे में जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं ये होने वाला है 1929 में। मतलब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के अंदर जो ये रूल्स रेगुलेशन बदलना है हमें 1929 तक जो होने वाला है, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं इसको बदलना, तो ऐसे में भारत के लोग इसमें क्या करेंगे? हम ही बदलेंगे। तो ये बात जब हमारे सामने रखी गई तो हमने मना कर दिया इसके लिए कि नहीं यार, सारे भारत के लिए लॉ बन रहा है तो भारत के लोगों को तो इसमें रखो। तो जब ऐसा मना किया गया तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के जो एक मतलब आप कह सकते हो हेड थे जिनका नाम था बिरकिन हेड, अभी लॉर्ड कौन है? वाइसरॉय। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि भारत के लोग किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं है कि वो हमारे को एक तरीके से सजेस्ट करें कि व्हाट शुड वी डू, हमें करना क्या चाहिए। तो ये लोग किसी भी काबिल नहीं है, तो इन लोगों को हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट करने देंगे। एक तरीके से इंसल्ट इसने हमारी करी। ऐसा देखा गया कि ये जो वायलेशंस हो रहे हैं इसका मेन इंटेंशन यही है। तो भारत के लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरीके से डिस्ट्रॉय होगी। इसी दौरान नेहरू जी ने रिपोर्ट निकाली, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, बारदौली सत्याग्रह ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इसी दौरान। तो देखो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा था, कांग्रेस था और जो दूसरे लोग थे, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि गो बैक साइमन, चले जाओ यहाँ से वापस। डिक्लेयर कर दिया कि हमें नहीं चाहिए किसी भी तरीके का कॉपरेशन। साइमन आता है भारत में 3 फरवरी 1928 में, बॉम्बे के अंदर उसने एंट्री करी, और जैसे ही वो आया तो एंटी साइमन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और भारत के अंदर जो लोग थे वो ये चाह रहे थे कि अब किसी भी तरीके से ये हमारे सामने ना आए और ये कोई भी नया जो लॉ फॉर्मेशन कर रहे हैं वो भी ना हो। ब्रिटिशर ने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पूरे के पूरे मूवमेंट जो एंटी साइमन मूवमेंट था उसको क्रश करने के लिए बहुत सारी रिप्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट कर दी। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल्स वर एक्चुअली उनको मारा गया, उन लोगों को पीटा गया, जेल में डाल दिया गया। ऐसे ही लाहौर के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था शांति से 17 नवंबर 1928 के अंदर, जहां पे लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज होने के कारण मतलब उनकी डेथ हो गई और गोविंद वल्लभ पंत वहां पे पैरालाइज्ड हो गए, क्रिपल्ड मतलब एक तरीके से हैंडीकैम्प हो गए। उन लोगों को मतलब उन लोगों ने इतना ज्यादा उनको मारा लाहौर के अंदर, ठीक है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे दोनों। और लाला लाजपत राय वाज द मतलब आप मान के चलो एक की पर्सन थे हमारे लिए और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। उनको मार देना, यहीं से भगत सिंह काफी नाराज हो जाते हैं और वन ऑफ द रीजंस कि भगत सिंह जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट में निकल जाते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट में हो जाते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए था, बस थोड़े से हमारे जो लोग थे ना वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे। एक कांग्रेस का सेशन होता है नेक्स्ट ईयर, डेट्स पे थोड़ा सा आप गौर करना। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे नवंबर 1928 है और यहाँ पे दिसंबर आएगा, दिसंबर 1929। गांधी जी, दूसरे जो लोग थे मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू है और जो बाकी सारे लोग थे ना भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हुए कि ऐसा हुआ क्यों। कांग्रेस का ये 44th सेशन था। इस 44th सेशन के अंदर जो लाहौर में हुआ दिसंबर 1929 में, प्रेसिडेंट उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे उसके। और यहाँ पर सिचुएशन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुकी थी लाला लाजपत राय की डेथ के बाद में, तो उन्होंने कहा कि भैया अब तो भाई चीज़ हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगी, पानी हमारे सर के ऊपर
बह चुका है। अब हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहले तो हम स्वराज की डिमांड कर रहे थे, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब कॉपरेट तो तुम्हें करना ही नहीं है। अब हम तुम्हें क्या करेंगे, आपके बनाए हुए रूल्स के अगेंस्ट में हम जाएंगे, डिसोबीडियंस हम शो करेंगे, मतलब अवज्ञा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है हिंदी में इसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, यह भी डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी को हम, आने वाली 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लेंगे। ब्रिटिशर्स की माननी नहीं है, 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे। अब देखो हुआ क्या, 26 जनवरी 1930 पहला इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया। अब 15 अगस्त वाला नहीं होता है, ये याद रखना, पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया हमने। बहुत सारे प्लेसेस पे ट्राई कलर के जो फ्लैग थे वो लहराए गए। और याद रखें 26 जनवरी 1950 जब हमने, क्योंकि इंडिपेंडेंस हमें एक्चुअल में तो इस टाइम पर मिली थी 47 में, कॉन्स्टिट्यूशन बन के इस टाइम पर रेडी हुआ था। तो इस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ तो ये सोचा गया कि भाई इस दिन को ही मनाएं क्या। तो फिर वहां पे बात हुई कंफर्म कि क्योंकि हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे यहाँ मनाया है तो हमारे ये जो डेट है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस डेट को हम ऐसे याद रखते हैं कि इनको हम क्या करेंगे, रिपब्लिक डे के तौर पर देखेंगे। तो तब से 26 जनवरी 1950 पहला रिपब्लिक डे, उसके बाद से कंटिन्यूसली तभी चलता हुआ आ रहा है। तो 26 जनवरी इसलिए भी हमारे सामने है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अब, क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ हुई। गांधी जी काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब परेशान हुए। तो ऐसे में यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ पर देखो 26 जनवरी को हमने पहला इंडिपेंडेंस डे मना लिया 1930 में ही। तो 26 जनवरी के बाद 31 जनवरी को गांधी जी ने वहां पर लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा और 11 डिमांड रखी। क्या क्या डिमांड, कि टैक्स कम करो 50% तक, लैंड टैक्स, सॉल्ट टैक्स हटा दो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमसे क्यों ले रहे हो, 50% तक कम करो उसको, जो हाई ऑफिशियल्स की सैलरी हमारे पैसों से जा रही है उसको खत्म करो, फॉरेन क्लोथ्स को हमारे यहाँ से हटा दो, ये जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी उस पर टैक्स लगाओ जिससे कि वो महंगा हो। हमारे पे तो लगा रहेगा, तुम्हारे पर है नहीं टैक्स। हमें इंडियन शिप्स को खड़े करने के लिए हमें जगह दो, रिजर्व दो, हमारे लिए रिजर्वेशन दो। इसके अलावा जितने भी लोगों को आपने पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनको आपने जेल में डाल रखा है उसको भी आप छोड़ो यहाँ पर। लेकिन भगत सिंह की बात नहीं हुई, ये याद रखना। सीआईडी जो आपने अपॉइंट कर रखी है, जो किसी को भी अपने मन मुताबिक पकड़ के ले जाती है, उसको अबॉलिश करो, खत्म करो उसको। लाइसेंस दो किसी को भी हथियार रखने के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी को भी मार देते हो तुम, सेल्फ डिफेंस के लिए हमें लाइसेंस दो, बंदूक रख सके हम। हमें परमिशन मिलनी चाहिए कि जिन लोगों को आपने देश से बाहर निकाल दिया, जैसे वीर सावरकर, एग्जाइल कर दिया तुमने उनको, तो तुम उन सभी लोगों को भारत में लौट के आने की परमिशन दो। और जो भी ये आपने हम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को भी हटाओ आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने 11 डिमांड रखी। गांधी इरविन के बीच में जो बातें थी, ये जो डिमांड्स थी, इनको फुलफिल करने के लिए इन्होंने एक अल्टीमेटम दिया, एक डेट बताई। बोला कि 11 मार्च तक ये सारी चीजें पूरी कर देना, नहीं करोगे तो 12 मार्च से मैं क्या कर दूंगा, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। ये बात इन्होंने कही। और ये मतलब पहले तो ये बात मानी, पहले तो इसको गौर ही नहीं किया गया गांधी जी के थ्रू। इन्होंने अल्टीमेटम जो दिया था ना, उन्होंने 11 मार्च तक का ही दिया था। लेकिन अब हुआ क्या, जब गांधी जी की बात को नहीं माना गया तो गांधी जी ने 12 मार्च को शुरू की अपनी एक जर्नी, जिसको आप नाम देते हैं क्या, दांडी मार्च। तो यह हुआ, महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया अपने 78 लोगों के साथ में, और ये मार्च लगभग 240 माइल्स का था। इसके अंदर गांधी जी ने साबरमती आश्रम गुजरात से लेकर के दांडी तक का ये जो रास्ता था वो नापा। और याद रखें लगभग 24 दिनों तक ये वॉक चला, हर दिन 10 माइल इन्होंने वॉक किया। लगभग 1 माइल के अंदर 1.6 किलोमीटर्स होते हैं। तो इस तरह से लगभग आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 24 दिनों तक 240 माइल्स तक दे हैव अप्रोच्ड। एंड अल्टीमेटली जब वो पहुंचे दांडी तो उन्होंने नमक बनाया वहां पे, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसको अगर आप सुखा देते हैं तो नमक बनता है। और क्यों ऐसा क्यों किया, नमक ऐसा क्यों किया, तो अभी आपको पता होगा सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट बनाने के ऊपर मोनोपॉली थी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने कहा नमक तो हम ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा, और नमक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए। तो ऐसे में गांधी जी ने सबसे पहला लॉ ही वो तोड़ा कि जो हमारी सबसे बेसिक नीड्स में से है आपने उसके ऊपर टैक्स लगा रखा है, अब हम टैक्स मानेंगे नहीं, खुद का नमक खुद बनाएंगे। तो यहाँ से डिसोबीडेंस शुरू हो गया। डिसोबीडेंस मतलब गांधी जी ने लॉ तोड़ा, और यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स की बात को ना मानना। अब ये जो मूवमेंट है ना वाइड स्प्रेड हो गया, मतलब हर जगह फैल गया। गांधी जी ने एक तरीके से एक्शन लिया है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इस बात के लिए
गांधी जी को प्रेज किया गया। और ये केवल 78 लोग नहीं पहुंचे थे, इनके साथ एक हुजूम, जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते में जो लोग इनको मिलते थे वो सारे लोग इनके साथ में हो जाते थे। अब होता क्या है, हर तरीके से लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। विमेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, काम पे करने नहीं जाती थी, लीकर शॉप्स के बाहर खड़े हो जाती थी, स्टूडेंट्स वगैरह ने जाना बंद कर दिया, और जो पेजेंट्स थे उन्होंने टैक्स पे करना बंद कर दिया, और इस तरह की कई सारी चीजें हुई। ब्रिटिशर्स का रिएक्शन तुम जानते हो, इतने अच्छे तो थे नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी के एक बहुत ही एक अच्छे डिसिपल थे, डिसिपल का मतलब शिष्य थे, जिनका नाम था अब्दुल गफर खां। 1930 में अप्रैल के मंथ में उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को जब बात पता चली कि भैया इनको अरेस्ट कर लिया और इनके जो लोग हैं उनको मार दिया गया है, तो ऐसे में गांधी जी ने एक मंथ के बाद में कहा कि भैया मेरे को अरेस्ट कर लो तुम, मैं सरेंडर करता हूं। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं ये लोग मेरे से तो इंस्पायर्ड हैं और आप मेरे डिसिपल्स को यहाँ पर अरेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप मतलब आप ये मान के चलो कि यू ऑल मी ऑल्सो द कल्पिट, मैं भी कल्पिट हूं आपकी नजर में। तो इस गांधी जी ने इस तरह से यहां पर अपने आप को एक सरेंडर करवा दिया वहां पे। ये जब बात पता चली लोगों को तो बहुत सारे लोग नाराज हुए, बहुत सारे लोगों का अलग अलग रिएक्शन था, मिक्स रिएक्शन था। जो लोग थे अल्टीमेटली वॉयलेंट होना ही है, तो वॉयलेंट होना यहां पर वो शुरू कर जाते हैं। अब देखो यार, इसके आगे बात करते हैं अपन। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अलग अलग जितने भी इवेंट हुए थे, उन इवेंट को सभी को अगर हम एक सही तरीके से डिस्कस करें ना तो ये चीजें याद हो जाएगी। एंड इसके पहले भी, मतलब अगर मैं टाइमलाइन आपकी बताऊं अब तक के क्या हुआ है, उसके पहले भी अगर मैं बात करूं तो याद रखना आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली 2-3 चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे बोर्ड वाले, आरबीसी स्पेशली, और जो स्टेट बोर्ड वाले, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, या नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कह दो, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज पूछ लेगा या आपसे डिफरेंसेस पूछ लेगा। ज्यादा क्वेश्चन आता है डिफरेंसेस का, तो याद रखना ये वाला तो याद करके ही जाना। अब क्या डिफरेंस बोल सकते हो तुम, देखो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। तो अगर आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत कब हुआ, खत्म कब हुआ, शुरुआत कब हुआ, खत्म कब हुआ, पहला, ठीक है, मतलब 2 तो ये हो गए। इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा था, यहाँ पर मुस्लिम का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। ये अलग अलग फेजेस में हुआ था, जबकि ये 1 फोल्ड हुआ था, ये अलग अलग फोल्ड्स में था ना। इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा था उसको, वॉयलेंट एक्शंस इसमें नहीं थे, जबकि यहां पर जो था वॉयलेंट एक्शंस भी थे और लोगों की समझ, जैसे उसमें तो क्या था, लोग हिंसा भी समझ रहे हैं तो अहिंसा भी समझ रहे हैं, लेकिन उसमें तो सीधी सीधी बात है कि हमें तो बात माननी नहीं है तुम्हारी, तो मार लो चाहे हमें, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो इस तरह से आपको ये बताना, ठीक है। अब इतना सब कुछ जो हमने पढ़ा है ना, इसको एक बार थोड़ा सा और समराइज कर लेते हैं अपन, डेट वाइज तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहले कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट दिसंबर 1885 सॉरी। इसके बाद में बंगाल का पार्टीशन हो गया था। लॉर्ड कुर्जॉन जो थे वो व्यक्ति था जिसने इसको इनिशिएट करवाया था, ठीक है। और वहां पर वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1905 के अंदर। जो एनटीएससी वाले हैं अगर वो भी इसको देख रहे हैं ना तो थोड़ा समझ जाना अच्छे से। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया हमने 1905 से लेकर 1908 के बीच में। मुस्लिम लीग बनी थी इसी दौरान 1906 के अंदर। गांधी जी ने किताब लिखी थी हिंद स्वराज जिसका नाम था, और ये 1909 के अंदर लॉन्च किया गया था। सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च हुआ था साउथ अफ्रीका में, जब गांधी जी ने वहां की जो लेजिस्लेचर उसके अगेंस्ट में जो लॉ पास किए गए थे इंडियंस के अगेंस्ट, एशियंस के अगेंस्ट में, उसको क्रश करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था साउथ अफ्रीका में, जो सक्सेसफुल हुआ 1910। गांधी जी भारत लौट के आ गए 15 में, चंपारण हुआ 16-17 में, खेड़ा के अंदर सत्याग्रह मूवमेंट 17 में, अहमदाबाद के अंदर 18, मतलब खेड़ा के अंदर 17 में और अहमदाबाद में 18 के अंदर, ठीक है। रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। अच्छा, रॉलेट एक्ट पास किया गया, सेम याद रखना 1919 का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1919 के अंदर आपको ये मंथ याद रखना है, फेब्रुवरी मार्च एंड अप्रैल, फेब्रुवरी मार्च एंड अप्रैल, और स्पेशली अप्रैल की 3 डेट्स, ये तीनों डेट्स थोड़ी अच्छे से याद रख लेना। 6 अप्रैल को यहां पर रॉलेट सत्याग्रह खिलाफत कमेटी बन गई, रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया गया। अच्छा, बिल पास हुआ, और बिल पास होने के बाद में यहां पर इसको मतलब एक तरीके से लॉन्च कर दिया गया इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह मूवमेंट। यहां पे सैफुद्दीन और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन, थोड़ा सा पीछे चला गया, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन अमृतसर के अंदर 10 तारीख को क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोसेशन था, जनरल डायर ने उन पर अटैक किया, और इसके बाद में जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स भी हुआ, क्योंकि उसी दिन 10 तारीख को ही मार्शल लॉ लगा दिया गया था जनरल डायर के थ्रू। ये चीजें ऑलरेडी तुम जानते हो, ठीक है। फिर कैलकाटा सेशन होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये लॉन्च करने का यहाँ पे डिसीजन ले लिया जाता है, ठीक है। फेब्रुवरी
इसके बीच में कलकत्ता सेशन हुआ, यहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी इसी दौरान आ गया, जनवरी 1921 में उप किसान सभा आ गया, नागपुर सेशन आ गया, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में ये आ गया, देखो यहां पर बता दिया मैंने 21 के अंदर। इसके बाद में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया गांधी जी के थ्रू 12 फरवरी को। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंस हो गया था। स्वराज पार्टी बनाई गई। स्वराज पार्टी ने क्या किया, जब स्वराज पार्टी बनी तो मैक्सिमम जो लोग थे, मैक्सिमम लोग गांधी जी के इस जो भी गांधी जी ने कहा कि भैया अब तो हम कॉल ऑफ कर रहे हैं इस मूवमेंट को, इससे नाराज हो गए और मैक्सिमम कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे स्वराज पार्टी बनाकर ये इलेक्शंस में लड़ते हैं और ये नवंबर के अंदर इलेक्शन जीत जाते हैं। यहां पर अलूरी सीताराम राजू वाज द पर्सन जिन्होंने क्या किया, ट्राइबल्स को एक तरीके से इस मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद में यहां पे साइमन कमीशन का आना तय हो गया। इस दौरान कॉल ऑफ के बाद में, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के कॉल ऑफ के बाद में मामला शांत रहा 27 तक। लेकिन जब यहां पे साइमन कमीशन आएगा, इस तरह की बात उठी तो लोग जो थे वो काफी ज्यादा परेशान हुए। यहां पे साइमन कमीशन आ गया बॉम्बे के अंदर 28 के अंदर, यहां पे बारदोली सत्याग्रह 28 के अंदर, इसके अलावा लाला लाजपत राय की डेथ लाहौर के अंदर 1928 नवंबर में। इसके बाद कांग्रेस का एक और सेशन लाहौर के अंदर 1 साल बाद, लगभग 13 महीने बाद। और यहां पे पूर्ण स्वराज की डिमांड, फर्स्ट इंडिपेंडेंस 26 तारीख को गांधी जी ने एक लेटर भेजा इरविन को और बोला कि भाई बात मान लो, नहीं मानोगे तो प्रोटेस्ट होगा, डांडी मार्च हुआ, क्योंकि बात नहीं मानेगी, 11 डिमांड में से एक डिमांड नहीं मानेगी, मतलब कोई सी डिमांड नहीं मानेगी। और यहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर यहां पे सॉल्ट लॉ 6 अप्रैल, यहां पे गांधी जी के डिसिपल को पेशावर के अंदर, जिसका नाम था अब्दुल गफर खां, इसको अप्रैल के अंदर मतलब अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी ने भी अपने आप को एक तरीके से सरेंडर कर दिया जून के अंदर। और यहां पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी को बुलाया गया। यहां से अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, 12 नवंबर 1930 के अंदर गांधी जी को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया और वहां पर लॉर्ड इरविन के साथ में, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब कोई पहुंचा ही नहीं इंडिया की तरफ से, नाराज थे सारे, तो जब कोई पहुंचा ही नहीं तो वहां पर इरविन पे प्रेशर डाला गया कि भैया इनको तो कैसे जैसे तो लाओ तुम, क्योंकि तुम लेकर नहीं आओगे तब तक हमारी कोई बात आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो गांधी जी और इरविन के बीच में फिर एक पैक्ट साइन हुआ और ये कह दिया गया कि ठीक है, आपकी जो डिमांड्स हैं हम वो सारी डिमांड्स पूरी कर देंगे। ठीक है, यहां तक हम बात समझ चुके हैं। अब देखो होता क्या है, अब गांधी इरविन पैक्ट क्या है उसको समझ लो। पहले तो ये बात कर रहे हैं हम 5 मार्च की। ठीक है, देखो ये साइन कब किया गया था, डेट भी याद रखनी जरूरी है, 5 मार्च को। इसमें हुआ क्या, लॉर्ड इरविन ने कहा कि भाई ठीक है, मतलब लंदन में होना था, अब जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो जब कोई पहुंचा ही नहीं वहां पे, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर राम से थे, उन्होंने कहा राम से मैकडोनाल्ड ने कि भैया कोई आ ही नहीं रहा है तो क्या होगा, तो गांधी जी को बुलाया जाए कैसे भी। इस चीज के लिए इन्होंने इरविन को फोर्स किया और इरविन ने ये पैक्ट साइन कर लिया। क्या हुआ इस पैक्ट के अंदर, किन किन चीजों का एग्री किया गया था, इन्होंने कहा कि जितने भी आपके ऊपर हमने पेंडिंग जो भी एलिगेशंस लगा रखे हैं उन सबको हम विड्रॉल कर लेंगे, जितने भी लोगों को हमने जेल में डाला हुआ है उन सबको हम वापस ले लेंगे, लेकिन हम भगत सिंह वगैरह, राजगुरु, सुखदेव को इनको वापस नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने वायलेंट एक्शन किए हैं। और गांधी जी ने इसको फोर्स भी नहीं किया, हालांकि एक लेटर लिखा था लेकिन उसका कोई वजूद नहीं था, वो चाह भी नहीं रहे थे। उन्होंने कहा छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन चाह नहीं रहे थे, अदरवाइज तो हो जाता है। इसलिए गांधी जी को हिट किया जाता है कई बार। और यस हम भी एग्री करते हैं कि गांधी जी को थोड़ा सा और फोर्स करना चाहिए था। यहां पर इन्होंने कहा कि भाई जिसकी प्रॉपर्टी हमने छीनी थी वो प्रॉपर्टी हम लौटा देंगे, पीसफुल आपके जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे नशे की जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एक सही सिस्टमैटिक मैनर में हम इन्वॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, परमिट भी करेंगे आपके लोग जहाँ रह रहे हैं सर्टेन डिस्टेंस पर ही यहाँ पे आपको पोर्ट्स वगैरह मिल जाए, और सॉल्ट को भी हम ड्यूटी फ्री कर देंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, तो भैया हम सस्पेंड कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और जो भी बॉयकॉट हम कर रहे हैं तो उस बॉयकॉट को हम, मतलब जो भी बॉयकॉट हमने किया उसको हम वापस से ले लेंगे, और जो अब दोबारा आप तुम मीटिंग वगैरह के लिए हमें बुलाओगे ना तो हम पहुंच जाएंगे वहां पे। ये बात हमने एग्री करी। देखो यहां पर एग्री हो गया कि तुम्हारी सारी शर्तें मानेंगे, लगभग ये शर्तें मानेंगे, हमने भी कह दिया तुम्हारी बात मान लेंगे। लेकिन हुआ क्या, यहां पे सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट हमारा टॉपिक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। देखो अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ये सस्पेंशन कौन सा हुआ ये समझ लो तुम। ये जो सस्पेंशन हुआ है ना, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हुआ है। अभी गांधी जी ने इसको एग्री कर लिया गांधी इरविन पैक्ट में 5 तारीख को। ठीक है, अब देखो क्या हुआ आगे। यहां पे सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। गांधी जी वगैरह जब वहां पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि यहां तो ये लोग भड़का रहे हैं, हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक तरीके से भड़काया जा रहा है कि तुम लोग अपनी राइट्स डिमांड करो और तुम्हें सारी चीजें होनी चाहिए, मिलनी चाहिए।
इवन भारत के जो लोग थे ना वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, इवन यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इन्वॉल्व थे। तो ऐसे में यहाँ पर क्या बात होती है, इन्होंने कहा कि नहीं, अगर इसी तरीके से आप करोगे तो हमारे नेशन की यूनिटी खत्म हो जाएगी। गांधी जी बीच में इस इवेंट को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। जब वो यहाँ पे लौट के आते हैं, मतलब इस तरह से आते हैं, तो गांधी जी इस दौरान जब लौट के आए तो उनको पता चला कि जो लॉर्ड इरविन ने हमें प्रोमिसेस किए थे वो प्रॉमिस तो पूरे नहीं हो रहे। यहां पे कौन आगे, नए वॉइसराय आगे, विलिंगटन। और विलिंगटन ने आकर के ये कहा कि गांधी इरविन पैक्ट में जो जो साइन करवाए थे ना हमने, सारे प्रपोजल्स थे, वो हम मानेंगे नहीं। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि भाई, और हाँ, गांधी जी ने जब उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि गांधी कौन है, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। तो गांधी जी ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस से रिवाइव किया और इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए ब्रिटिश जो थे वो वापस से ऑपरेसिव हो गए। बहुत ही क्रूअल मेथड्स इन्होंने अडॉप्ट किया और अल्टीमेटली यहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि वायलेंट एक्शंस वापस से होना तय था। तो जब वायलेंट एक्शन होने लगा तो तुम्हें पता है गांधी जी की हमारी आदत, गांधी जी ने इस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ कर दिया दोबारा से अगेन। अब देखो दोबारा से यहां पे जो कम्युनल अवार्ड्स एंड पूना पैक्ट, अब देखो जब गांधी जी लौट के आ गए थे तो गांधी जी बहुत नाराज हो गए। इन्होंने अंबेडकर जी से बात करी कि जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अब देखो वहां पे जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए अंबेडकर पहुंचे तो उन्होंने डिस्कस किया कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा होता है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे अलग से हम इलेक्शंस वगैरह करवा देंगे। गांधी जी इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अलग इलेक्शंस होंगे, अलग इनकी सीट्स कर दोगे आप तो भारत की यूनिटी तो रहेगी नहीं, अल्टीमेटली हमें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग वोट्स, और वो तो डिवाइड एंड रूल उसमें तो माहिर थे ही। गांधी जी इस बात से नाराज थे काफी ज्यादा और यहां पर वो भूख हड़ताल पे चले गए। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है ना तो मैं हंगर स्ट्राइक पे जा रहा हूं, मेरे को बात ही नहीं सुननी तुम्हारी। तो यहां पर अंबेडकर जी उनके पास जाते हैं और अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। वो कहते हैं कि भैया आप जो कह रहे हो ना वो बात मानी जाएगी, अलग से इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन आप इनकी सीट्स रिजर्व कर दो माइनॉरिटी कम्युनिटी की। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम इनकी सीट रिजर्व कर देते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की। और इसके कारण से एक पैक्ट, इस पैक्ट को पूना पैक्ट कहा, पूना में हुआ। गांधी जी ने सितंबर 1932 में जब इस चीज के लिए अश्योर किया कि भैया ठीक है, इलेक्शंस के अंदर इनकी सीट को हम सेपरेट मतलब रिजर्व रखेंगे, अलग इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। गांधी जी ने फिर अपना ये फास्टिंग वाला जो मेथड था उसको इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये गांधी इरविन पैक्ट हो गया सॉरी पूना पैक्ट हो गया, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट नहीं। फिर इसके बाद में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए उनको बुलाया गया, हमने जाने से मना कर दिया। हम बोले कि भैया नहीं जाएंगे। गांधी जी ने बोला कि तुमने बहुत काम कर लिए हैं, अब हमें तुमसे कोई डिस्कशन नहीं करना, अब हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। गांधी जी ने कॉल ऑफ कैसे किया था? गांधी जी ने कंसंट्रेटेड थे हरिजन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। पूना पैक्ट के बाद के अंदर लोगों का एंथुजियाज्म खत्म हो गया था और मोर ओवर जैसे हम जानते हैं कि वो ब्रूटल होते जा रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि भैया इस मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है, हम दोबारा से इसको एक तरीके से रीऑर्गेनाइज करेंगे। और इन्होंने अप्रैल 1934 में क्या कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। अब देखो यार, बार बार गांधी जी की इस तरह के काम करने से बहुत सारे लोग नाराज हुए। और जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूं कि गांधी जी के जो भी स्टेप्स थे जो उन्होंने लिए, हालांकि कुछ अच्छे कुछ बुरे थे, लेकिन ये कॉल ऑफ कर देना बीच मूवमेंट में, मतलब बीच में ही, ये चीज थोड़ी गलत थी, ठीक है। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस है वो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। इसके अंदर आपको मैंने जितने भी मेजरली जो बताया, जैसे देखो इसके अंदर लॉन्च कब कब हुआ था, ठीक है, खत्म कब हुआ, कौन सा कब लॉन्च हुआ, कब खत्म हुआ। यहाँ पर मिडिल क्लास ने स्टार्ट किया था, अलग अलग लोगों का पार्टिसिपेशन अलग अलग था। मुस्लिम इसमें जुड़े थे, बाद में दूसरे वाले में नहीं जुड़े। यहाँ पे जो मूवमेंट था उसको विड्रॉल इस टाइम पर किया था, लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें विमेन ने, देखो विमेन डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दैट, बट इस वाले में पार्टिसिपेट किया था। बस इतना ही बताना होता है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे लोगों ने, किन किन लोगों ने किस किस तरह से देखा, तो रिच पेजेंट्स ने अलग देखा, पुअर ने अलग देखा, बिजनेस क्लास ने अलग, वर्किंग क्लास ने अलग एंड वुमेन ने अलग। देखो इस चीज को जब तुम डिटेल में पढ़ोगे तो यहां पर ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दलित्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम्स ने कैसे किया था, हिंदू महासभा ने कैसे किया, भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, ये सारी चीज तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है। अब ये सारा सब कुछ हो गया, हर मूवमेंट को इन्होंने स्टार्ट किया और खत्म किया। बट इसके बाद में क्या होता है, अब यहाँ पे कॉमननेस की बात आ रही है। कैसे कॉमननेस की बात? यहाँ पर देखो हम लोग एक हैं, ये फीलिंग लानी थी हमें लोगों के बीच में, क्योंकि कॉल ऑफ होते जा रहे थे, नए मूवमेंट आते जा रहे थे, नई पॉलिसीज बनती जा रही थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन तो जरूर आया था ब्रिटिशर्स के मेथड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स है उसको ग्रो करने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए। लोगों ने अलग अलग, जैसे कम्युनिटीज ने, रिलीजन ने, अलग अलग भाषाओं ने अलग अलग तरीके से अपना रोल प्ले किया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को रेज करने में।
हम सभी ये बात मानते हैं कि चाहे हमारे जितने भी मूवमेंट हुए हों, उन सभी मूवमेंट से जब एक लास्टली कोई कंक्लूजन निकलता है ना, तो उसमें ये तो हार जीत होती है। हार जीत के अलावा एक चीज़ और होती है, या तो एंगर होता है या हैप्पीनेस होता है। तो यहाँ पर वो एंगर था, जितने भी मूवमेंट यहाँ हुए, ठीक है। तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस देखने के लिए, जैसे यहाँ पर एक पोर्ट्रेट आपको दिखाया है, भारत माता का पोर्ट्रेट, ये भारत माता का पोर्ट्रेट बना करके ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो हमारी एक तरीके से मदर है और उसके लिए हमें फाइट करना है। तो ये जो भारत माता का सिंबलाइजेशन है, वो प्राइड का फीलिंग हमें देता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना किसने इसको ड्राइव किया था, किसने इसको बनाया था सबसे पहले। फिर फ्लैग्स, सबसे पहला जो फ्लैग जो आपको RRR मूवी में भी दिखा होगा ना, जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ होगा, उस वाले फ्लैग के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। अभी आगे मैं बताऊंगा, अगली वाली स्लाइड में आपको फ्लैग दिख भी जाएगा। गांधी जी ने इस फ्लैग को डिजाइन किया था और इसका नाम रखा गया था स्वराज फ्लैग, ठीक है, ये याद रखें आप। देखो ये वाला फ्लैग आपको दिख रहा होगा, उस वाली मूवी में ये फ्लैग था, है ना। तो इस वाले फ्लैग, नहीं ये वाला फ्लैग नहीं था, ये वाला फ्लैग था, वंदे मातरम वाला, ये वाला, ठीक है। ये फ्लैग उसमें आपने देखा था। और इस तरह से हमारी जर्नी रही इंडियन फ्लैग्स के लिए। आपको मैप में हालांकि ऐसा इतना डीप तो देगा नहीं, बट फिर भी यू शुड नो कि कौन से टाइम पे कौन सा फ्लैग है। अब देखो ये बीच में चक्र दे रखा है, तो स्वराज वाला सिंबलाइजेशन है, स्वराज को बताता है यहाँ पे, ठीक है। सो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में अलग अलग लोगों का, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये क्या करते हैं, आनंद मठ के अंदर इन्होंने एक मतलब एक नोवेल लिखा आनंद मठ, और उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर इनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फोकलर्स हैं, जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं, उनके अंदर भी ये बताया जाता है कि आपका कल्चर कितना एनरिच है और आपने कैसे इन सब चीज़ों को वापस से रीगेन करना है, ठीक है। इसके अलावा कई सारी तरीके से हमारे हिस्ट्री को हमने अलग अलग तरीके से मतलब लोगों को बताया। अगर थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए कि भारत का जो एक्चुअल में कंडीशंस था, उसको हम बता ही नहीं पा रहे थे। केसरी और मराठा, दो हमने न्यूज़पेपर थे, ठीक है, दो न्यूज़पेपर चलते थे जिसमें ये चीज़ें प्रिंट होती थी। जबकि अगर ब्रिटिशर्स कि मतलब ब्रिटेन में जाके, लंदन में जाके भारत के बारे में बात करें, तो वो ऐसा वहाँ पर मतलब छापते थे कि ब्रिटिशर्स वहाँ पहुँचे हैं तो भारत का उद्धार हो गया है, ये हुआ है, ये हुआ है, इस तरह की चीज़ें यहाँ हुई। हालांकि ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको स्किप भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो कंक्लूजन अल्टीमेटली ये निकलता है कि महात्मा गांधी एक बड़े लीडर थे, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए, जिन मूवमेंट्स से अल्टीमेटली हमारा देश फ्री हुआ, ठीक है। सो ये एक तरीके से वन शॉट रिवीजन था। मैंने कोशिश की जितना जल्दी मैं इसको बता सकता था, और जितने पॉइंट्स इसके मैक्सिमम कवर मैं कर सकता था वो सारे हमने कवर किए हैं। अगर इसमें फिर भी अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, या फिर एक और चीज़ बोल देता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेशनलिज्म इन इंडिया के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज मैंने उसको वहां पर मेंशन कर रखा है। आप जाके अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें फिर से समझना है डिटेल में, तो मैंने बहुत आराम से, इसमें थोड़ा मैं तेज बोला है, उसमें बहुत आराम से मैंने चीज़ समझाई है। आप प्लीज़ वहां जाएं, पुराने वाले जो वीडियोज़ हैं उनको देखें, और वन शॉट रिवीजन ज़रूर आप इसका बेनिफिट लें, क्योंकि इसमें हमने उन सारी चीज़ों को कवर किया, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें हमने बीच बीच में तुम्हें हिंट दिए हैं, जिससे आप गेन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स कहीं ना कहीं गेन कर पाएंगे। हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपको आंसर लिखने का पैटर्न भी हम बताएं। 2-4 क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हम जरूर से आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप ये जान जाएं कि आपको आंसर्स लिखने कैसा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में, रिवीजन लेक्चर के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी बता देना रिवीजन के अंदर, वन शॉट रिवीजन के अंदर, कमेंट बॉक्स में। वी विल वेट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। सी यू, हैव अ नाइस डे।